अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वेट किया और आपने बुलाया। बहरहाल नबीला भी हैं यहाँ और बहुत कम वक्त के लिए हैं अभी यहाँ पर, ये 1 साल के लिए चली जाएंगी। तो इनसे जो हम लोग फ़ायदा उठाते थे इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का, वो शायद उससे हम कुछ दिनों के लिए डिप्राइव्ड रहेंगे, फिर इंशाल्लाह लौट के आएंगी। ये जो वक्फ़ के सिलसिले में मुझे बात करनी है, पिछले 4 दिनों में काफ़ी पब्लिक डिबेट्स हुई हैं और इसमें किस तरह से वक्फ़ एक्ट के ढांचे में तब्दीली लाने की कोशिश की गई है उस पर काफ़ी बात हो चुकी है। और मैं उसको सेक्शन वाइज अगर आपके सामने रखूं तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोचता हूं कि उसको इस तरह ना रखा जाए कि हर सेक्शंस में क्या क्या तब्दीली लाई गई हैं। मैं ये समझता हूं कि उसको इस तरह रखा जाए आपके सामने कि इसमें जो तब्दीली लाने की वजूहात बताई जा रही हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला उन्होंने ये कहा है कि साहब हम इसमें मुसलमानों की जो गुर्बत है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें तब्दीली लाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कही उन्होंने कि वक्फ बोर्ड में काफ़ी मिसमैनेजमेंट है, तो ये दूसरी वजह दी उन्होंने। और तीसरी वजह उन्होंने ये दी है कि साहब इसकी वजह से एग्जिस्टिंग वक्फ एक्ट की वजह से जो हिंदुस्तान का जो लीगल सिस्टम है, कानूनी निज़ाम है, उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो इस तरह से पड़ रहा है कि कानूनी सिस्टम में किसी भी मसले का हल के लिए एक अदालत होती है जो नीचे होती है और उसके ऊपर एक अपील होती है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये 3 मामले उन्होंने इसमें रखे हैं। पहला कि मुसलमानों की भलाई के लिए है, दूसरा कि वक्फ में काफ़ी मिसमैनेजमेंट है, और तीसरा जो लीगल प्रोसेस है उस लीगल प्रोसेस में वो फिट नहीं कर रहा। और मेरे हिसाब से ये तीनों बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सबसे पहले इसका नाम इन्होंने ये रखा है, जो वक्फ एक्ट जो अभी जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नाम रखा है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। यूनिफाइड से शुरू किया है और वक्फ बोर्ड को 4 हिस्से में तकसीम किया है। पहले 2 था, शिया और सुन्नी, और उसमें 2 और ऐड कर दिया। तो वो ये यूनिफिकेशन का ये डेफिनेशन है। एम्पावरमेंट, अब एम्पावरमेंट इसमें जब पूरे इख्तियारात जब ले लिए गए, जिस कम्युनिटी की वो प्रॉपर्टी है, तो उस इख्तियारात को लेने के बाद एम्पावरमेंट किया है उन्होंने। अब वो पावर कहाँ गया है वो इस अमेंडमेंट में ढूंढना पड़ेगा, और वो सबको पता है कि वो 4 दिनों से ये बात हो रही है कि वो पावर्स कहाँ गए हैं और कहाँ से लिए गए हैं। वक्फ बोर्ड से लिए गए हैं या सेंट्रल वक्फ काउंसिल से लिए गए हैं। एफिशिएंसी और डेवलपमेंट की बात इसमें है। तो खैर ये तो नाम का मसला रहा। ये बात की गई है कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भूल गए और वक्फ के पूरे कॉन्सेप्ट को भूल गए। वक्फ का कॉन्सेप्ट, चूंकि यहां जिस तरह का ऑडियंस है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है। जहां कई जगह पर ये इस तरह का झूठ फैलाया गया है कि वक्फ को इस तरह पेश किया गया है जैसे कि ये किसी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी है, और या फिर गवर्नमेंट के पैसे से एक्वायर की गई प्रॉपर्टी है, या फिर इस पर पब्लिक एट लार्ज जो हिंदुस्तान का है वो उसकी प्रॉपर्टी है और उसका हक है। इस तरह से फैलाया गया है। इस प्रोसेस में एक तो ये बात भूल गए कि ये वक्फ है, वक्फ होता क्या है। दूसरी बात ये भूल गए
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 25 और 26 है, 25 के तहत वक्फ करने का हक किसी शहरी को मिलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने खुद एक्वायर किया है इसको, या मेरे पेरेंट्स ने दी मुझे और उसको हमने इनहेरिट किया और उसको हम अल्लाह की राह में उसको देना चाहते हैं। अब वो हमेशा के लिए हो गया। जब आप आर्टिकल 25 के तहत उसको प्रॉपर्टी को वक्फ में दे देते हैं तो आर्टिकल 26 वहां इन्वोक हो जाता है, स्टेप इन कर जाता है। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया कि आपको इस बात की आजादी होगी कि अपने मामलात को एक ग्रुप बनाकर कैसे मैनेज कर सकें। उस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में यह कहा गया कि साहब एक तरह के लोग हैं, अगर कोई सुन्नी है या कोई शिया है या कोई और भी है, कोई बोरा है, तो वो उस ग्रुप को कहा गया कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है। रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये हक दिया गया कि आप अपने मामलात को, रिलीजन के मामलात को एक ग्रुप के लेवल पे उसके अफेयर्स को आप खुद रन करेंगे। ये अख्तियार हर रिलीजन के लोगों को, हर सेक्ट के लोगों को, हर डिनोमिनेशन के लोगों को दिया गया। इसलिए आर्टिकल 26 ये कहता है कि आपको, आर्टिकल 30 एक अलग राइट है, 30 से यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 30 में सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का राइट है, वो एक अलग मसला है। आर्टिकल 26 में ये कहा गया कि रिलीजियस अफेयर को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास यह हक होगा, जिसके बुनियाद पर दरगाह चलती है, जिसके बुनियाद पर मठ चलता है, जिसके बुनियाद पर बहुत सारे जो हिंदुस्तान के हिंदू रिलीजन के जो डिनोमिनेशंस हैं उनके अपने अपने मंदिर चलते हैं, उनके आश्रम चलते हैं। तो ये अख्तियार जो है इसको मैनेज करने का, वो आर्टिकल 26 से आता है। वही अख्तियार यहाँ पर, चूंकि नेचर इस तरह का है रिलीजियस एक्टिविटी का यहाँ पर मुसलमानों का, जिसमें काफ़ी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे मठों के पास होती है, हजारों एकड़ में ज़मीन होती है, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी के पास हजारों एकड़ में ज़मीन हो सकती है। उसी तरह वक्फ में अगर ज़मीन है तो वो ज़मीन एक रिलीजियस अफेयर का हिस्सा है, उसमें कोई पब्लिक की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल 26 को मुझे लग रहा है कि ये लोग भूल गए हैं। आप गूगल करके जो भी चाहें उसको पढ़ लें। मुझे लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए इसमें। तो ये मैनेजमेंट की जो बात है कि हम मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट के नाम पर आप एक तरह से एक बहुत ही बुनियादी हक जो होता है, उस बुनियादी हक को आप हिंदुस्तान के इतने बड़े शहरी का जो 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसका आप एक झटके में उसको आप खींच रहे हैं। तो एक तो ये पहलू हो गया। दूसरी बात ये है कि वक्फ जो पहले से हो गया है वो आज तक है और वक्फ आगे होता रहेगा। वक्फ को आगे होने वाले जो पहलू हैं उस पर उन्होंने बहुत मजबूत शिकंजा कसने की कोशिश की है। जैसे उसमें पहली बात यह आ गई कि आप वक्फ करेंगे तो उसमें डीड होना चाहिए। अब मस्जिदें बनती हैं या कब्रिस्तान के लिए ज़मीन ली जाती है तो लोग उसको ख़रीद कर और फिर उसके मोहल्ले के लोगों के हवाले कर देते हैं कि आप इसमें नमाज़ पढ़िए, इसमें आप ये कब्रिस्तान है, इसमें आप दफन कीजिए मुर्दों का। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि उसमें डीड होना चाहिए, एक लिखित रूप में होना चाहिए, और उस डीड का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो फाइनली कलेक्टर से और सरकार से होगा। तो अब मसला ये उठता है कि जब कोई वक्फ करना चाहेगा
तो वो वक्फ करने से पहले उसका डीड बनाएगा, गवर्नमेंट के सामने उसको, वक्फ बोर्ड में तो उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड के, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा काम नहीं रह जाएगा वक्फ बोर्ड का। पहले ये होता था कि वक्फ बोर्ड उसकी सारी कार्रवाई करता था, फिर उसके बाद उस सर्वे कमिश्नर को उसको करना था, फिर उसके बाद जब सारा काम हो जाता था तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए जाता था कि ऑफिशियल गेजेट में आप इसको नोटिफाई कर दीजिए। लेकिन अब वो प्रोसेस पूरा ख़त्म हो गया। ये सारा काम जो है कलेक्टर साहब के ऑफिस में होगा और पटवारी उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद कोई भी सरकार का, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके और पटवारी तक, कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन लगा देगा और वो कभी रजिस्टर होने में, यानी वो आसान काम नहीं रह जाएगा। तो एक क्रिएशन ऑफ वक्फ में एक बहुत ही मुश्किल उन्होंने कर दिया है। दूसरी बात ये कि अगर आप वक्फ बगैर डीड के जो करते थे पहले, जिसमें आप यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, तो आने वाले वक्त में जो इस्तेमाल की बुनियाद पर जो वक्फ हो जाती थी प्रॉपर्टी, उस पर इन्होंने रोक लगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बाय यूज़र जो है उसकी कोई जगह नहीं रहेगी। तो ये जो पहलू है कि एग्जिस्टिंग वक्फ बाय यूज़र जो हो गया है, जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, जिसको कलेक्टर साहब करेंगे, उसकी क्या नौइयत होगी आने वाले वक्त में, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और आने वाले वक्त में वक्फ बाय यूज़र से जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ में दी जा सकती थी, वो एक तरह से बहुत ही मुश्किल जोन में चला गया है। उसका पता नहीं है कि वो कैसे होगा। तो इस तरह से नए वक्फ एक्ट में जो सिर्फ इस बात के लिए कि नया वक्फ कैसे हो सकता है, उसकी मुश्किलात खड़ी की गई है। वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट क्या होगा, उसमें क्या क्या, और ट्रिब्यूनल्स के पावर्स क्या क्या, वो एक अलग चैप्टर है। तो मैं जब इस बात पर आ रहा था कि साहब ये मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सब बातें उन्होंने इसमें की है। अच्छा, अब किस लिए की है? इसलिए क्योंकि इस मुल्क के मुसलमान बहुत गरीब हैं और उनको इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा। मुल्क के मुसलमान अगर बहुत गरीब हैं तो क्या हुकूमत को ये चाहिए कि इस मुल्क के वही गरीब मुसलमान जो अपनी मेहनत का पैसा मस्जिदों और कब्रिस्तानों और अलग अलग मजहबी जगहों के लिए या हॉस्पिटल या स्कूल के लिए देते हैं, तो क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यही हक बनता है कि उन्हीं गरीब की चीज़ों को उठाकर आप कहें कि हम इसको मैनेज करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इससे आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो उस प्रोसेस में क्या होगा? उस प्रोसेस में ये होगा कि वक्फ बोर्ड में जो मेंबर हजरात होंगे वो सरकार अपने हिसाब से करेगी, और उसमें जाहिर है कुछ मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने कहा है कि इतने नंबर्स मुस्लिम होंगे। लेकिन आप, पहली बात ये कि अगर वक्फ बोर्ड का पावर को ही आपने ख़त्म कर दिया तो उसमें माइनॉरिटी में रखा है, अभी कम लोगों को रखा है उन्होंने, तो वो वक्फ बोर्ड करेगा क्या? उसमें भी नॉन मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने इंश्योर किया है और वो ज़्यादा नंबर में इंश्योर किया है। पूरे वक्फ बोर्ड्स को हिंदुस्तान के एक सुपरवाइजरी बॉडी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहलाती है, जो वो देखती है कि वक्फ बोर्ड्स की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उनके काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, उनको क्या वक्तन फवक्तन उनको क्या गाइडलाइंस दिए जाने चाहिए। उस वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो मेंबर होंगे करीब 19, उसमें से मेजॉरिटी को उन्होंने ये शर्त नहीं रखी है कि वो मुसलमान हो। लगभग 18-19 मेंबर की वो कमिटी है और उसमें से सिर्फ 7 के बारे में उन्होंने कहा है कि मुस्लिम होना चाहिए। उसी वक्त ये भी इंश्योर किया है कि अगर हमने बाकी मेंबर्स को फ्री छोड़ा है तो कोई गवर्नमेंट आके ये ना कर दे कि वो सिर्फ मुस्लिम से उठा के मेंबर्स बना दे। तो उन्होंने कहा कि उसमें 2 नॉन मुस्लिम का होना ज़रूरी है, तो ये भी कह दिया। तो इस तरह का एक स्कीम बनाया है उन्होंने कि वक्फ बोर्ड का पहले पावर ले लो,
वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कर दो कि उसमें मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। वक्फ बोर्ड को जो सुपरवाइज कर रही है बॉडी सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उसमें इस तरह के लोगों को डाल दो जिसमें ये इंश्योर हो जाए कि वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करें और उसमें मुसलमान की मेजॉरिटी हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो सिर्फ 7 लोगों के मेंबर होने की गारंटी है। अच्छा, ये सब करने के बाद अगर यही सब है तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 1.5 साल से कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने उसमें अपॉइंट ही नहीं किया, तो इसलिए वो कोई काम ही नहीं करता, क्योंकि सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है, वो उसको पावर है एग्जिस्टिंग लॉ के तहत। तो आपने वहाँ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया तो वो मेंबर की कभी मीटिंग नहीं होगी, कोई वो कंप्लीटली डिसफंक्शनल हो जाएगा, जो हो चुका है। तो इसको 2 साल पहले से ही इसकी बुनियाद डाल दी कि वो डिसफंक्शनल हो जाए। अच्छा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल चलिए डिसफंक्शनल हो गया। वक्फ बोर्ड की जो कारकर्दगी है, उस कारकर्दगी में इस तरह के जो जितने सारे प्रोविजंस हैं कि जैसे वो सर्वे होगा उसका, वक्फ प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट, ये सारे पावर्स को धीरे धीरे पहले चूंकि नॉन एक्शन हुआ कि साहब हम करेंगे ही नहीं कुछ, तो कहीं पे वक्फ बोर्ड ही नहीं है, तो ठीक है। अब उन्होंने वो सारे मामलात को ख़त्म करके एक सीईओ आएगा जिसकी गारंटी नहीं है कि वो मुसलमान होगा। अगर कोई ऑफिसर किसी को करना होगा किसी स्टेट को, तो वो वक्फ बोर्ड का सीईओ किसी मुसलमान को कर देगा। तो इस तरह से वो स्कीम बना। अब मैं मुसलमान में बार बार क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं हिंदू मुसलमान करूं इस बार। ये मुसलमान का मसला इसलिए मैं बार बार ला रहा हूं कि ये एक मजहबी मामला है और इस मामले में, मजहबी मामले में, मुसलमानों ने अपनी मजहबियत की बुनियाद पर अपनी प्रॉपर्टी को खुदा के नाम पर उसको वक्फ किया है। अगर इस बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो मुसलमान बात करना ये एक ज़रूरी बन जाता है। तो इस तरह से इन्होंने मुस्लिम्स को उसको एकदम से एक्सक्लूड कर दिया। किस लिए कर दिया? क्योंकि गरीब मुसलमान है। गरीब मुसलमान को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। साहब, गरीब मुसलमान को आप वेलफेयर, आप कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए अगर ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वेलफेयर, एक जो हिंदुस्तान है एक वो वेलफेयर स्टेट है, तो स्टेट क्या करेगा? ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है ना, कि ये तो मजहबी मामला है ना, ये तो प्राइवेट मामला है ना मुसलमानों का। आप क्या करेंगे? आप मुसलमानों के ज़कात की प्रॉपर्टी को या एक खैरात की प्रॉपर्टी को जो वक्फ में है, ज़कात की तो नहीं, खैरात की प्रॉपर्टी को आप उठा के और आप कहेंगे कि हम आपकी प्रॉपर्टी लेकर हम आपका वेलफेयर करेंगे। तो ये मसला है। अगर वेलफेयर करना ही था तो जावेद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी उनसे दिन में बात हुई थी, वो काफ़ी इस पर काम भी करते हैं। देखिए, जितनी माइनॉरिटीज़ की या दबे कुचले लोगों की स्कीम्स थी, वो सारी स्कीमें ख़त्म कर दी गई एजुकेशन के ताल्लुक़ से। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के बारे में सभी को पता है कि उसको क्यों ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उसमें माइनॉरिटी से, मुस्लिम से, कम्युनिटी से लोगों को उसमें स्कॉलरशिप मिल जाती थी, चाहे वो रिसर्च के लिए मिले, चाहे हायर एजुकेशन के लिए मिले। उसके बाद जितनी भी धीरे धीरे जितनी भी स्कीम्स थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 7-8 स्कीम्स थी, वो सारी स्कीम को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। तो आप जब गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की, मुसलमानों की बात करते हैं, तो ये स्कीम्स किसने ख़त्म की? गुर्बत को ख़त्म करना हुकूमत का काम है या उस कम्युनिटी का काम है? उस कम्युनिटी की प्रॉपर्टी छीन के उसका हुकूमत का काम है। आप किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या आप एक्वायर कर लेंगे इसलिए क्योंकि मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है? पर्सनल पैसा होता है। आप एक कंपनी रजिस्टर कराते हैं और उससे आप बिजनेस करते हैं।
हिंदुस्तान में बहुत लोग बहुत अमीर हैं क्योंकि उनकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। तो हिंदुस्तान में गुर्बत है तो उस कंपनी को टेक ओवर कर लो। क्यों नहीं करते आप भाई? हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, आपको तो उसको सबसे पहले टेक ओवर करना चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत गुर्बत है, यहाँ शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, ये सभी के पास जो है बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं वो। आपने उसको तो नहीं किया। उसी कंपनी को रन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहेगी कि आपके यहां चूंकि मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश करके मेरा कलेक्टर जाके आपकी कंपनी चलाएगा? क्या ये कह सकता है? नहीं कह सकता है। लेकिन चूंकि वक्फ को आपको टेक ओवर करना है तो वहां पर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसलिए आपके लिए हम कलेक्टर दे रहे हैं, पटवारी दे रहे हैं, वो करेगा आपका काम। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें लैंड इन्वॉल्व है। लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं कि ये प्योरली उस कम्युनिटी का असासा है, उस कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है और वो रिलीजियस बिलीफ का आउटकम है जिसको आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक पहलू है जो मैं समझता हूं कि आप लोगों के सामने रखना था। और दूसरा इसमें जो पहलू है कि मैं 2-3 दिन से इस बात को गौर कर रहा था कि वक्फ के बारे में जो पिछले 2 साल से प्रोपेगेंडा किया गया है कि साहब ये वक्फ जो है लैंड ग्रैबर्स का एक ग्रुप है, उसको कानूनी जामा पहना दिया गया है, ये जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देते हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है, इनके यहाँ जो है लिमिटेशन एक्ट का कानून नहीं लगता क्योंकि ये जो है यहाँ पर एडवर्स पोजेशन नहीं लागू होता। यानी इस तरह की कई सारी बातें हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है वो कि उसका जो प्रिंसिपल है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का, उसको ये लोग जो है नहीं मानते। एक एक करके मैं थोड़ी देर में आप लोगों के सामने वो बात रख दूं। देखिए, वक्फ चाहे वो नंबर जितना भी ये लोग बता रहे हो, 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख, ये जिसको जो मर्जी होती है वो बोलता है, ये कोई नहीं बताता कि उसमें ये जो डेटा आया है वो कहाँ से आया है। और दूसरी बात कि जहाँ से भी ये डेटा आया है तो उसमें कब्रिस्तान कितने हैं, मस्जिदें कितनी हैं और वो वैसी ज़मीनें कितनी हैं जिससे कोई कॉमर्शियल बेनिफिट हो सकता है। हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह करते हैं ये लोग ये बोलकर कि वक्फ जो है वो हिंदुस्तान की 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनिंग एजेंसी है। अच्छा ठीक है, तो उसमें ये भी बता दीजिए आप कि उसमें मसाजिद कितने हैं, उसमें कब्रिस्तान कितने हैं, उसमें यतीम खाने कितने हैं, उसमें स्कूल्स कितने हैं, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, उसमें हॉस्पिटल्स कितने हैं और उस पर सरकार ने कितनी प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है। ये डेटा आपके सामने नहीं रखेंगे। मंत्री जी ने पार्लियामेंट में ये खड़े होकर कह दिया कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और उसमें जो है इतने सारे मिसयूज हुए। मिसयूज किस तरह हुए? कोई एक सूरत की बात कर दी उन्होंने कि साहब वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग जो है वो जो है उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। भाई वक्फ डिक्लेयर कर दिया तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि उसका बैकग्राउंड क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग कब बनी, वक्फ का क्लेम पहली बार कब हुआ, ये भी तो बताना चाहिए। तभी तो ये फैक्ट समझ में आएगा लोगों को, हिंदुस्तान के अवाम को, कि साहब वक्फ डिक्लेयर सिर्फ ऐसे कर दिया या फिर उसके पीछे उसकी कोई वजह थी। ऐसा नहीं बताएंगे। मैं
मैंने कहीं कल भी बोला ये बात कि ये कह देते हैं कि साहब हाई कोर्ट्स की ज़मीनों तक को नहीं छोड़ते ये लोग, और उसमें हवाला दिया जाता है कि ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसे कर दिया इन्होंने कि वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को वक्फ के ज़मीन के लिए लड़ना पड़ा क्योंकि वक्फ का कानून ही ऐसा है। अब उसका फैक्ट क्या है वो कोई नहीं बताएगा, वो क्यों ऐसा हुआ वो कोई नहीं बताएगा। उसके पीछे वजह ये थी कि साहब जहां हाई कोर्ट था उसके बाद सड़क थी, और सड़क के उस तरफ एक प्लॉट था, वो एक काज़मी फैमिली, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करती थी इलाहाबाद में, उनका वो घर था, प्राइवेट घर था। उस घर के अंदर एक मस्जिद थी, और जब हाई कोर्ट का एक्सपेंशन हुआ कि और ज़मीन चाहिए तो उसी ज़मीन को चुना गया, और भी प्लॉट थे लेकिन उस ज़मीन को चुना गया कि यहाँ हाई कोर्ट की रजिस्ट्री बनेगी। और जब वो बनी तो जो वहाँ नमाजी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके लिए मुकदमा चला। बाद में कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं आप छोड़िए इसको, छोड़ के चले गए। लेकिन इस तरह से गुमराह किया जाता है अवाम को इस वक्फ के मामले पर। तो इस पर हम सब लोगों को इसको समझना पड़ेगा और दूसरों को समझाना पड़ेगा। मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग खुद ही नहीं समझते अभी बहुत सारी चीज़ों को, जिस तरह से ये पब्लिक डोमेन में पेश की जाती है। उसी तरह एडवर्स पोजीशन के बारे में, क्योंकि ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो देखिए सेक्शन वाइज तो कोई भी अंग्रेजी पढ़ा हुआ है उसको समझ में आ जाएगी बात कि कहाँ कहाँ छेड़खानी हो रही है। जो नैरेटिव बनाया गया है उस नैरेटिव को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये इस वक्फ के कानून या किसी भी कानून पर आप उसमें गवर्नमेंट को या जो भी एजेंसी कानून बना रही है उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते। उसी तरह एडवर्स पोजीशन का कानून है, वो कहते हैं कि साहब एडवर्स पोजीशन नहीं लगता। अब उसमें देखिए एडवर्स पोजीशन क्या होता है। एडवर्स पोजीशन एक लीगल टर्म है कि आप अगर किसी प्रॉपर्टी पर, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर 12 साल से काबिज हैं और जो उसके मालिक हैं उसने उस पर कोई क्लेम नहीं किया, कोई रेंट नहीं मांगा, कभी कोई नोटिस नहीं भेजा, कभी कोई मुकदमा नहीं किया, तो 12 साल के बाद आप ये कह सकते हैं कि जो ओनरशिप है वो ओरिजिनल ओनर से एडवर्स हो गया और जो वहाँ ऑक्युपाई कर रहा है उस प्रॉपर्टी को उसके फेवर में आ गया। ये कानून है। अच्छा, एडवर्स पोजीशन अगर वक्फ में नहीं लग रहा है तो उससे तो जिस तरह से उन्होंने बताया है इसको कि चूंकि एडवर्स पोजीशन वक्फ पे नहीं लगता है इसलिए वक्फ बोर्ड जाके कब्जा कर लेता है प्रॉपर्टी को। तो अगर कोई प्राइवेट आदमी ने उस पर वक्फ किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है और एडवर्स पोजीशन नहीं लग रहा है तो उसमें तो वक्फ का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो जो आदमी वहां बैठा हुआ है वो कहेगा मेरा हो गया। या अगर वक्फ बोर्ड उस पर गलती से बैठा हुआ है और एडवर्स पोजीशन नहीं लग रहा है तो वक्फ बोर्ड को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एडवर्स पोजीशन आया ही नहीं, अमल में आया ही नहीं एडवर्स पोजीशन, क्योंकि एडवर्स पोजीशन उस पर लगता नहीं है। लेकिन उसको इस तरह कहा गया कि चूंकि एडवर्स पोजीशन नहीं लग रहा है इसलिए वो लैंड ग्रैबर है, वो कहीं भी बैठ जाते हैं और वो प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेते हैं। तो अब इस तरह की बातें जब समाज में हो रही हो और उस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं हो तो उससे समाज में प्रेजुडिस फैलता है, उसमें समाज में डिवीजन फैलता है। फिर जो लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझते हैं वो समझते हैं कि साहब ये तो मुसलमान लोग ज्यादती करते हैं, और फिर सरकार को मिलती है लेजिटिमेसी कि हम तो इंटरफेयर करेंगे। तो ये चेन वहां से शुरू होता है कि पहले हंगामा करो, गलत खबरें फैलाओ, उसको जस्टिफाई करो, मुसलमान कोई बोलेगा नहीं, और फिर उसके बाद सरकार को कंपेल करो कि वो एक कानून लेके आए और उस कानून में फिर पूरी तरह कंप्लीट टेक ओवर कर लो कि कोई बोलेगा नहीं। उसी तरह से जुडिशियल प्रोसेस की बात है। जुडिशियल प्रोसेस देखिए, जुडिशियल प्रोसेस हिंदुस्तान में एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है ट्रिब्यूनल्स का। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? जो एक रेगुलर कोर्ट्स होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, उस
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चूंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग स्पेशल वैराइटीज़ के केसेस जाएंगे, तो वहाँ पर जजेस जो होंगे वो हर फील्ड में ट्रेंड नहीं होंगे, तो उनके लिए अलग अलग कोर्ट्स बना दी जाती है, ट्रिब्यूनल्स बना दिया जाता है। कंपनीज के लिए अलग बना दिया जाता है, रियल एस्टेट्स के लिए अलग बना दिया जाता है। उसके बाद उसका रेरा बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए अलग से बना दिया जाता है। उसी तरह इनकम टैक्स के लिए अलग से बनाया हुआ है। उस तरह बैंक्रप्सी के लिए अलग बना देते हैं। अब तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिवीजन हो गया है कि साहब ये फैमिली कोर्ट होगी, ये सीबीआई की कोर्ट होगी। तो ये जो ट्रिब्यूनलाइजेशन है वो हिंदुस्तान के लीगल प्रोसेस का एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है। उसी सिस्टम के हिसाब से चूंकि वक्फ का मामला पूरे हिंदुस्तान में है और वक्फ को वही आदमी डिसाइड कर सकता, वही जज डिसाइड कर सकता जो वक्फ के कॉन्सेप्ट को समझता है, तो इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। उसमें कहा गया कि साहब आप वक्फ बोर्ड से जो भी मामला होगा वो आप जो ट्रिब्यूनल में जाके आप उसका फैसला करेंगे। अब उसको इन्होंने कहा कि देखो इन्होंने तो अपनी कोर्ट बना रखी है, ये तो कोई नई बात नहीं है ना ट्रिब्यूनल बनाना। ट्रिब्यूनल तो हर जगह बना हुआ है हिंदुस्तान में, हर इश्यूज के लिए बने हुए हैं ट्रिब्यूनल्स, तो उसमें नई बात क्या हो गई। अच्छा, इनके यहाँ कोई अपील नहीं होती, वो बात सही है कि वक्फ एक्ट में ये लिखा हुआ था कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो होगा वो फाइनल हो जाएगा। आम तौर पे क्या होता है कि जब भी कोई मुद्दा कोर्ट में अदालत में जाता है तो वहाँ पे एक ट्रायल होता है और एक इख्तियार होता है अपील का। तो इसमें वो अपील का स्कोप नहीं रखा गया था, तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन ये कह देना कि साहब वो ट्रिब्यूनल जो है वो लैंड ग्रैबिंग करने का एक मैकेनिज्म है, ये तो बहुत ज्यादती है। तो ये बुनियादें बनी हैं इसको पूरे के पूरे अमेंडमेंट को लाने के लिए। और इसमें जो सेक्शन वाइज डिस्कशन है उस पर यानी शायद उतनी डिटेल बात नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल ये मुझे लगता है कि ये कंप्लीट टेक ओवर है, जिसमें यहाँ तक कह दी गई है बात कि साहब जिसमें भी जहाँ भी गवर्नमेंट का क्लेम होगा उस पर कलेक्टर डिसाइड कर देगा, और किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो कोर्ट चला जाए, और कोर्ट जब फैसला करेगा फाइनल फैसला कॉम्पिटेंट कोर्ट का आएगा तो फिर देख लिया जाएगा, वो फिर फाइनल हो जाएगा। तो अब उसमें क्या होगा कि जितनी प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट काबिज हैं वक्फ की, उस पे कलेक्टर क्या करेंगे कि वो अपनी नोटिंग बनाएंगे, अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे, और फिर वो रेवेन्यू अथॉरिटी को बोलेंगे कि साहब इसकी जामबंदी इस तरह से बना दिया जाए, इसमें इंतकाल इस तरह दर्ज कर दिया जाए। फिर उसके बाद चूँकि वक्फ बोर्ड का कॉम्पोजिशन ऐसा होगा कि वो फैसला भी नहीं लिया जाएगा। अगर कोई फैसला ले भी लेता है 10 मामले से एक मामले में, तो उसको या तो फिर वक्फ बोर्ड में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, फिर उनको हटा दिया जाएगा वहाँ से। फिर वो कोर्ट में अगर चला भी गया तो कोर्ट में जाने के बाद वो 30 साल 25 साल कोर्ट में रहेगा। फिर उसके बाद बाय दैट टाइम एवरीबडी विल फॉरगेट कि ये वक्फ प्रॉपर्टी थी। तो ये इस तरह का मोटा मोटा मैकेनिज्म मुझे समझ में आ रहा है, और उसकी वजह ये समझ में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, और इंशाअल्लाह फिर वक्त मिलेगा तो फिर इस पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।